आपको बता दें, कल सुबह 9 बजे होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार। रामनिवास रावत को कल दिलाई जाएगी शपथ। बता दें, राजभवन को दी गई सूचना। विजयपुर से विधायक है रावत। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में हुए थे शामिल। कांग्रेस से विधायक थे रामनिवास रावत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। कल सुबह 9 बजे मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां रामनिवास रावत को कल शपथ दिलाई जाएगी। तो लगातार अटकलें तेज थी मोहन कैबिनेट में विस्तार को लेकर और रामनिवास रावत को लेकर अटकलें तेज थी। और अब ये खबर आ रही है कि कल सुबह 9 बजे शपथ दिलाई जाएगी रामनिवास रावत को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। श्याम, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार अटकलें तेज थी कि मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा और रामनिवास रावत को मंत्री बनाया जाएगा। अब वो दिन आ गया है श्याम। देखिए, ये लगातार उस समय से भी कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो इस विस्तार के दरमियान कौन से ऐसे नाम हैं जिनको जोड़ा जाएगा। तो रामनिवास रावत का एक बड़ा नाम है, निर्मला सप्रा जो है वो भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई थी, वो एक नाम है। एक दो नाम और हैं जिन पर ये मुहर लगनी थी, लेकिन रामनिवास के नाम पर जो है लगभग तय है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। राजभवन को सूचना दी गई है। हालांकि जब हमने मंत्रियों से बात की, तमाम मंत्रियों से, प्रहलाद पटेल से बात की, विश्वास सारंग से बात की और इसके अलावा हमने वित्त मंत्री से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास ये सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो विस्तार कर सकते हैं, विस्तार तो होना ही है। बिल्कुल, लेकिन श्याम इस बीच एक अटकलें ये भी है, ये भी बात निकलकर सामने आएगी कि फिलहाल में लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें इतनी जल्दी मंत्री बनाया जा रहा है। और भी अन्य कैंडिडेट्स हैं जो विधायक हैं, कई दिनों से उन्होंने संगठन में मेहनत की है। क्या अंदर भीतर खाने में कुछ बीजेपी में इससे मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी? देखिए, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि रामनिवास रावत का चेहरा पुराना है, कद्दावर नेता हैं, अपने क्षेत्र में दखल रखते हैं और भाजपा में आए थे तो अंदर खाने बहुत कुछ तय हुआ होगा। तो उन जो तय हुआ था, जो शर्तें हम जिनको कह सकते हैं, उन शर्तों के आधार पर उनको मंत्रिमंडल में जगह तो मिलनी थी। अगर आखिर कोई विधायक एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में विधायक के रूप में ही क्यों काम करना चाहेगा, वो अपना कद बढ़ाना चाहेगा, अपनी सीनियरिटी, उसका लाभ देना चाहेगा उस पार्टी को, तो उनको जगह मिलनी थी, ये लगभग तय था। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्याम, रामनिवास रावत के कांग्रेस में छोड़ने से पहले और बीजेपी में आने से पहले कई चीजें तय हो गई होंगी। हो सकता है कि उसी के अनुसार बीजेपी अब आगे काम कर रही हो। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने की शुरुआत शनिवार को हो चुकी है। इस अभियान में शामिल होने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इंदौर पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने राजवाड़ा में देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने राजवाड़ा के उद्यान में पौधारोपण किया। अकेले इंदौर में 51 लाख पौधारोपण को लेकर सीएम ने सभी इंदौर के लोगों को बधाई भी दी। 51 लाख पेड़ लगाने का जो निर्णय इंदौर ने किया है, इंदौर जो करता है वो करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम का आह्वान किया और पूरे प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं। उसमें से 51 लाख अकेले इंदौर ने तय किया है। मेरी अपनी ओर से देवी अहिल्या की मां नगरी इंदौर को बधाई। और अगली खबर उज्जैन से है, जहां आपको बता दें कि बाबा महाकाल के मंदिर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूजा अर्चना की है। सीएम ने पूरे विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भगवा रंग का कपड़ा पहना था, आपको बता दें, और भगवा रंग में वो रंगे हुए नजर आए। और ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप विस्तार न्यूज के स्क्रीन पर। और इधर एमपी कांग्रेस में भी मंथन का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें, कांग्रेस की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज प्रदेश कार्यालय में दिन भर अलग अलग कमेटियों की बैठक होगी। इन बैठकों में हार की समीक्षा और
आंदोलनों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ ही प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कल विधानसभा चुनाव में सभी 230 प्रत्याशियों से चर्चा की गई थी। और इधर एमपी में नई कार्यकारिणी को लेकर भंवर जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगले 10 से 15 दिन में एमपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी, जिसके गठन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। बता दें, कांग्रेस नेता ने बताया कि बीते दिन 12 से 13 घंटे प्रत्याशियों और विधायकों से चर्चा की गई। नए सुझाव और नए आइडियाज जो सामने आए हैं उसे प्लान कर आगे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मंथन कार्यक्रम का दूसरा चरण की आज बैठक हो रही है। कल सभी माननीय हमारे विधानसभा के प्रत्याशियों से बैठक हुई और बैठक लगभग 12-13 घंटा चली है और बहुत सारे नए सुझाव, नए आइडियाज आए हैं सामने। उनको आज हम एक एक्शन प्लान बनाकर उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो कार्यक्रम आज चलेगा और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस एक नए जज्बे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनकर उभरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस अब नई कार्यकारिणी का गठन करने जा रही है, क्या कुछ मंथन हुआ है, क्या कुछ नए आइडियाज है, किस तरीके से अब कांग्रेस नई कार्यकारिणी का गठन करेगी? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के समय भी ऐसी ही एक बात कही जाई थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जोश आई है और नतीजा सबके सामने है। कांग्रेस दोनों ही महत्वपूर्ण चुनाव हारी है। अब कांग्रेस के अंदर अब बैठक चल रही है। बैठक इस बात की चल रही है कि आखिर कांग्रेस को कैसे रिफॉर्म किया जाए। तो इसके लिए कुछ एजेंडे भी तय किए गए हैं कि अभी तक कांग्रेस का बर्ताव सरकारी दफ्तरों की तरफ होता था कि किसी पे भी कोई एक्शन नहीं होता था, अनुशासन की बात की जाती थी, लेकिन पार्टी के तमाम सारे बड़े नेता बयान देते थे जिससे पार्टी पर ही सवाल उठते थे। तो इसके लिए भी एक कमेटी बनाई है, क्या क्या नेताओं के परफॉर्मेंस कैसे तय किए जाए इस पर एक अलग मंथन चल रहा है। मूल्यांकन और निगरानी की भी एक कमेटी बनी गई है। तो ये तमाम जो 4-5 कमेटियाँ बनाई गई हैं, राउंड द टेबल चर्चा चल रही है। इससे ये तय होगा कि आखिर कांग्रेस में क्या बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं, क्योंकि भीतरघात के कई बार आरोप लगते हैं। पार्टी कहती है बाहर निकाल देंगे, लेकिन विधानसभा के बाद लोकसभा में भी वही चेहरे रहते हैं और पार्टी को इंटरनल डैमेज करते हैं। तो ऐसे में उन तमाम लोगों पे एक्शन लेना और पार्टी आगे किस तरीके से नए सिरे से काम कर सकती है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। बहरहाल ये जरूर दावा किया जा रहा है कि जल्द ही कार्यकारिणी आ जाएगी, लेकिन जीतू पटवारी के 5 से 6 बयान ऐसे हैं, वो ये हर महीने कहते हैं कि जल्द कार्यकारिणी आएगी। लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह ने भरोसा दिया है कि आने वाले 15 दिन में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कार्यकारिणी बन जाएगी। इससे ये तय हो जाएगा कि आखिर वो कौन से चेहरे रहेंगे जो कांग्रेस में फ्रंट फुट पर खेलते दिखाई देंगे, क्योंकि अक्सर कई ऐसे नेताओं को उपकृत भी करने के आरोप लगे हैं कांग्रेस के भीतर कि उन्हें अचानक उपाध्यक्ष बना दिया जाता है बिना किसी कमेटी, बिना किसी नेता के, बड़े नेता की सिफारिश की। तो ऐसे तमाम सारे आरोपों से कांग्रेस अब बचना चाहती है कुल मिला के, क्योंकि ये कहा जा चुका है कि कांग्रेस के अंदर जो बीमारी है उसे डायग्नोस किया जा चुका है। अब इन्हीं 2 बैठकों के बाद ये स्पष्ट होगा कि कांग्रेस अब इलाज भी करेगी। तो ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कल 12-13 घंटे बैठक चली है, सभी प्रत्याशियों से बातचीत की है। तो ये जरूरी है कि कांग्रेस को जो बीमारी फैली हुई है हार की, उसे अब दूर किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, तो अब देखना होगा कि आखिर जिस तरह से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में करारी हार कांग्रेस को मिली और अब कार्यकारिणी बदलने की बात की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है, आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किसे क्या पद मिलता है, देखने वाली बात होगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। यह विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। आपको बता दें, इस बैठक में बीजेपी की जीत और प्रदेश की राजनीति परिस्थितियों पर प्रस्ताव आएंगे। इस बैठक में प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों और सभी सांसदों का भी सम्मान होगा। पहली बार कार्य समिति बैठक में 1099 मंडलों के अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, जो कि पार्टी के आगामी कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। संगे आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव विशेष रूप से यहां पर मौजूद हैं। विस्तारित भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक है और इस बैठक की शुरुआत विधिवत पंजीयन से हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हुजूम है। दूर दराज के क्षेत्रों से, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं, साथ साथ में
अभी केंद्रीय मंत्री भी रहने वाले हैं और उसके साथ साथ में प्रदेश के मंत्री रहेंगे। पंजीयन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पंजीयन में ये किया गया कि ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के आईटी सेल के भाजपा के मुखिया हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे क्या व्यवस्था है, कितने काउंटर बनाए गए हैं और कैसे 2200 के करीब आमंत्रित जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको मैनेज किया जा रहा है। देखिए, आपको जैसा दिख रहा है सभी आप देख पा रहे हैं, प्रदेश कार्य समिति विधिवत हो रही है, मंडल अध्यक्षों के साथ हो रही है, विस्तृत हो रही है, तो इसलिए हमने अराउंड 15 काउंटर यहाँ पे दिए हैं। हमको ये भी बताइए, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं जो यहाँ से वास्ता रखते हैं वो भी आएंगे, वीआईपी भी आएंगे, प्रदेश के मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? और उनके लिए क्योंकि उनका जोन अलग है, उनको हम कोर कमेटी मानते हैं, तो कोर कमेटी की व्यवस्था अलग वीआईपी जोन बना है, वहाँ पे भी डिजिटल माध्यम ही से होगी। अगर किसी को ऑनलाइन पंजीयन में दिक्कत होती है तो वो कैसे आपसे मदद ले सकता है या कौन से कार्यकर्ता उसकी मदद कर रहे हैं? वो तो नॉर्मल है, उसको ऐसी कोई अभी तक तो दिक्कत मुझे नहीं दिखी है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो सिंपल है, उनका नाम हम जो हमारा मास्टर फाइल है उसमें सर्च करके वहाँ से हम उनको एक्सेस दे रहे हैं। सुना आपने, भाजपा ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होना चाहती। हर नवाचार उसके वहाँ लागू किया जाता है, साथ साथ में ये भी किया जाता है कि कार्यकर्ता को किसी स्तर की परेशानी ना हो, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। विस्तारित बैठक है तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि लोग इकट्ठे होने से पहले थोड़ा ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या नया है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। और इसी बीच आगे बढ़ते आपको बता दें, मोदी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने विस्तारित प्रदेश कार्य समिति में महिलाओं पर फोकस करते हुए कहा कि उनकी तैयारी करवाना जरूरी है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि वह हर क्षेत्र में आगे बढ़े। महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहा प्रतिमा बागरी ने, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसमें मातृशक्ति पर बात ना हो तो फिर बात नहीं बनती। प्रतिमा बागरी जी हैं, हम उनसे जानेंगे क्या तैयारी है, वो खुद क्या तैयारी करके आई हैं और क्या मातृशक्ति के लिए कहना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह नारी सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की एक न केवल लक्ष्य रहा है बल्कि उसको धरातल पर उतारने की गतिविधियां लगातार की जा रही हैं और 33% का आरक्षण देते हुए मातृशक्ति को और शक्ति प्रदान करने की जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसको निश्चित तौर पर हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्तियों को तैयार करके आगामी जो समय है, जो इलेक्शंस के आएंगे, तो उसके लिए तैयार भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्तियों को जागृत करें देश उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए और देश को सक्षम बनाने के लिए। वो दिन दूर नहीं जब मातृशक्ति की यानी नारी शक्ति की बैठक होगी। आश्वस्त हैं प्रतिमा बागरी जो कि मंत्री हैं, साथ ही वो कह रही हैं कि मातृशक्ति की यानी नारी शक्ति की तो तैयारी भाजपा को रखनी ही होती है, क्योंकि बहुत सारे इस हिसाब से कार्यक्रम चलते हैं जो नारी शक्ति ही कर सकती है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। और चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर एटीएस को खंडवा में बड़ी सफलता मिली है, जहां एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि गिरफ्तार आतंकी के पास से कई विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। मध्य प्रदेश में आतंकी की एक योजना रही है कि मध्य प्रदेश में अशांति पैदा की जाए और उसके तहत खंडवा से कल एक आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन का पकड़ा गया है। तो इन्होंने मध्य प्रदेश में खंडवा, इंदौर, बुरहानपुर, उज्जैन और अब एक नया ज़िला शाजापुर को भी शिकार बनाने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश एटीएस सक्रिय है, आतंकवादियों को अपने मंसूबे में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देगी। और मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पर गर्व है कि उन्होंने इस आतंकवादियों को तत्काल पकड़ लिया और उसको सजा दी है। और इधर मैहर से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां चोरों ने देर रात दीवार तोड़कर लाखों का सामान पार कर दिया। बताते चले कि डेल्हा गांव के मिर्दा मदास कोरी नामक युवक के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और चोरों के, आपको बता दें, घटना की जानकारी मैहर पुलिस को दे दी गई है। तो बड़ी खबर है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां दीवार खोदकर चोरी की गई है मैहर में। और इसी बीच रुक करते बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें जहां चोरों ने एमएस रोड स्थित काटा एटीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमएस रोड स्थित एटीएम को काटा गया। चोरों ने इस घटना को
अंजाम दिया है। तो एसबीआई की एटीएम को निशाना बनाया, लाखों की नकदी और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, जहां शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की बात आ रही है, रामनिवास रावत जोड़े जा सकते हैं, निर्मला सप्रे का भी नाम चल रहा है, और तो और अमरवाड़ा से जो प्रत्याशी है उपचुनाव में उनका भी नाम चल रहा है। ये विस्तार क्या वाकई में हो रहा है? सुबह से ये मेरे को ये मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना, ये कह रहे थे कि ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो मुख्यमंत्री बता पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल जो चर्चा पर फोकस है वही करेंगे और कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार की बात आ रही है, रामनिवास रावत जोड़े जा सकते हैं, निर्मला सप्रे का भी नाम चल रहा है, और तो और अमरवाड़ा से जो प्रत्याशी है उपचुनाव में उनका भी नाम चल रहा है। ये विस्तार क्या वाकई में हो रहा है? सुबह से ये मेरे को ये मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना, ये कह रहे थे कि ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो मुख्यमंत्री बता पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल जो चर्चा पर फोकस है वही करेंगे और कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा। अब जो अगली खबर आपको बताने वाले हैं ना, वो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि हम दो तस्वीरें अभी आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें जो पहली तस्वीर है वो ग्वालियर से है और दूसरी तस्वीर दतिया की है। आपको बता दें, दोनों ही जगह भारी बारिश ने ऐसा आतंक मचाया है कि घर तक ढह गए। पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां रामजी का पुरा कड़े वाले बाबा के पास रोड धंसने से मकान गिर गया। हालांकि मकान गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आसपास के लोगों में भय का माहौल जरूर बन गया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे से ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर दतिया में भी भारी बारिश के चलते घर गिर रहे हैं। ये मकान दतिया के वार्ड क्रमांक 16 के भदौरिया में बना हुआ है और बारिश के आतंक से ये घर ढह गया। हालांकि यहाँ भी कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि घर ढह रहे हैं। आप देख सकते हैं, लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं और प्रशासन की ओर से कोई भी तैयारी नहीं की गई है बारिश को लेकर। आपको बता दें, लगातार बारिश से, कुछ ही दिनों की बारिश से ये घर ढहना शुरू हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। लेकिन बड़ा सवाल है प्रशासन से कि आखिर बारिश होने से पहले, बारिश के मौसम आने से पहले, मॉनसून से पहले आखिर तैयारियां क्यों नहीं की जाती। ये दोनों तस्वीरें देखिए, ग्वालियर और दतिया की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। और आपको बता दें, अब जब बारिश की बात हो ही रही है तो एमपी में मौसम का हाल भी जान लीजिए। आपको बता दें, एमपी में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा में भी पानी गिर रहा है। आपको बता दें, 11 जुलाई तक आंधी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम। श्योपुर कला में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। वही भारी बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। इससे एमपी और राजस्थान का भी संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया और श्योपुर में लगातार 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। तो मध्य प्रदेश में बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। ग्वालियर में भी 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तो मध्य प्रदेश के बारिश का जो हाल है वो हम आपको बता रहे हैं।
और आगे बात करते हैं नर्मदापुरम की, जहां पर नर्मदापुरम जिले में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों के हित में कार्य करते हुए निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें निजी स्कूल द्वारा मनमाने तरीके से वसूली गई फीस वापस करनी होगी। इस निर्णय के अनुसार नर्मदापुरम में सर्वाइड स्कूल और शांति निकेतन स्कूल में 56 लाख रुपए से ज्यादा फीस अभिभावकों को लौटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए स्कूल संचालकों को 30 दिन का समय भी दिया गया है। और अब बात मुरैना की, जहां मुरैना से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां आपको बता दें, बाल निकेतन रोड पर विद्युत विभाग की टीम पहुंची तो अधिकारियों को देख लोग घरों में ताला लगाकर भाग गए। दरअसल विद्युत विभाग की टीम यहां उपभोक्ताओं के घर पर 70 लाख की बकाया राशि की वसूली करने पहुंची थी। 14 घरों के लोग अपने घरों में ताला लगाकर भाग निकले, तो वहीं बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए 23 घरों के कनेक्शन भी काट दिए और 16 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के केस भी दर्ज किए गए हैं। कलेक्टर के आदेशानुसार शहर में इन दिनों बिजली कंपनी का बकाया वसूली जो बिल है वो अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बिजली चोरी पर भी खासा फोकस किया गया है। तो आप देख सकते हैं, जहां पर पूरे मोहल्ले की ओर से बिजली का जो बिल था वो नहीं भरा गया था और बिजली का बिल बकाया था, और ऐसे में जैसे ही विद्युत विभाग की टीम पहुंचती है, बिजली विभाग की टीम पहुंचती है, तो लोग अपने अपने घरों में ताला लगाकर यहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे में कार्रवाई की गई और आपको बता दें 23 घरों के कनेक्शन काट दिए गए। ये हमारी कार्रवाई कलेक्टर साहब के निर्देशन में हो रही है। जो कलेक्टर साहब के निर्देशन में वसूली का और चेकिंग का, और जहाँ पे मीटर नहीं लगे हैं, बड़े बड़े मकान उनके सब्सिडी के बिल आ रहे हैं, उनकी हम चेकिंग कर रहे हैं। ये रूटीन कार्रवाई है, जिसके तहत हम आज चुंगी नाका रोड पर, बाल निकेतन रोड पर कार्रवाई करेंगे। हमारी कार्रवाई के दौरान हमने अभी 5 पंचनामे अभी तक 135 के जब्त बना लिए गए हैं, जो कि अलग से तार डालकर एवं केबल में कट करके चला रहे थे। ताकि कुछ लोग जो हमारे से पहले ताला लगा के अभी अपने परिसर को बंद करके भी चले गए हैं और जिन पर बकाया है हमने उनके कनेक्शन काटे हैं। आगे भी ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। और आगे बात करेंगे मुरैना की, जहां पर कैलारस क्षेत्र के ग्राम रिझौनी सिरसौद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बने शौचालय की नियमित सफाई नहीं होने से यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालात ये है कि शौचालय की गंदी बदबू से छात्र परेशान है। इतना ही नहीं, गंदगी इतनी है कि शौचालय में जले और दीमक लगे हुए। आपको बता दें, वहीं स्कूल प्राचार्य ने इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर दिया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मुरैना के शासकीय स्कूल की रिझौनी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर शौचालय में जाले मकड़े लगे हुए हैं, दीमक लगी हुई है, लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से लगातार इस बात को मानने से इनकार किया जा रहा है। पानी की व्यवस्था ये कि लाइट नहीं आती है तो मोटर कहाँ से चलेगी। लाइट आती है तो दोनों टंकियां माने दोनों तरफ की फ्लो हो जाती हैं और शौचालय में पानी उनमें से कनेक्ट है टंकियों में से। अब उधर के माने शौचालय ये उपयोग में नहीं आ रहे हैं, उधर इधर मिडल से ही उपयोग में आ रहे हैं ज़्यादातर। और इधर बैतूल की भैंसदेही तहसील के ग्राम झीरी में एक अज्ञात चर्म रोग ने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और ये चर्म रोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चर्म रोग के आपको बता दें, दूध मुँहे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इससे प्रभावित है। ग्रामीणों के शरीर पर छाले उभर रहे हैं और आपको बता दें, 1 से 2 दिन में छाले फूटने पर ये घाव का रूप ले रहे हैं। लगातार बढ़ते इस चर्म रोग की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले 2 दिनों से गांव में डेरा डाले हुए है और सभी ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार ये एक तरह का चर्म रोग है जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और ये काफी संक्रामक है, इसलिए एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैल रहा है और इसकी जांच लगातार की जा रही है। और आगे बात करते हैं धार की, जहां धार जिले में एक मंदिर में बैठे तेंदुए ने कल सुबह पुजारी पर हमला कर दिया था, जिससे पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा था। वहीं हमले की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आपको बता दें, वन विभाग की टीम ने मंदिर में द्वार पर पिंजरा लगाया था और तेंदुए को बाहर निकालने के लिए कई जतन किए, लेकिन तेंदुआ मंदिर में ही बैठा रहा। पूरे दिन की मशक्कत के बाद देर रात तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया, जिसे वन विभाग द्वारा सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है।
वह सुबह पूजा करने आए थे और उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर गए तो उन्हें हमला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने पकड़ के उसको पकड़ा, वो चिल्लाया, चिल्लाने के बाद उसको पकड़ के उधर ये किया और भागे। वहाँ पे मुझे सूचना मिली कि ग्राम सावला खेड़ी में जो हमारे धामोदन प्रक्षेत्र के उमरवन व्रत में आता है, वहाँ पर एक मंदिर में तेंदुआ घुस गया और एक आदमी को घायल कर दिया है। तो हमारे द्वारा तत्काल अपने स्टाफ के साथ वहाँ पहुँचकर मौका स्थिति निरीक्षण किया गया और क्योंकि मंदिर 2 भागों में बना हुआ था, 2 कमरे थे, तो कुछ संसाधन वगैरह उतने उपलब्ध न होने के कारण हमारे द्वारा वन मंडल अधिकारी महोदय से चर्चा करके के उनके द्वारा रीजनल रेस्क्यू दल को बुलाया गया और रीजनल रेस्क्यू दल के सहयोग से उसको पिंजरे में कैद किया गया।